हाँ, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखो, पिछली क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा कंप्लीट कर लिया था। तो इसका डिस्कशन हम सैटरडे की क्लास में करेंगे, तो तब तक क्वेश्चन कर लेना। वैसे एक्सरसाइज 1 और 3 मोस्टली कर ली थी, एक्सरसाइज 2 को भी कंप्लीट कर देना। तो सैटरडे को मैं पहले एक्सरसाइज 3 डिस्कस करूंगा, फिर एक्सरसाइज 2 डिस्कस करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं यार। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में ही पढ़ लिया था, है ना? तो अधिकतर पार्ट तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ में ही पढ़ लिया था। लेकिन कुछ लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज किया था कि उन्होंने कुछ क्लासेस मिस किए हैं, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो ग्रेविटेशन का पार्ट पढ़ा था उसको मैं बहुत शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ, उसके बारे में इसके आगे वाले पार्ट में करेंगे, ठीक है? और आई थिंक 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 लेक्चर में अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस। हाँ, अब आ रही है आवाज? सर आ रही यस है। सर। यस सर आ रही है। चलो स्टार्ट करता हूँ, बीच में थोड़ा कट गया था। तो ठीक, ग्रेविटेशन का ज्यादातर पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही पढ़ लिया था। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ जो पार्ट पढ़ा था उसको एक बार बहुत शॉर्ट में हम देख लेते हैं, और उसके बाद उसके आगे वाले पार्ट से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ठीक है ना? देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एक मिनट पहले, ये ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है वो मैंने क्लास में बता दिया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि चार्जेस के कारण जो फोर्स लगता है उसको तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और ऐसे ही ऑब्जेक्ट के बीच मास के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि चार्जेस के बीच फोर्स उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और बॉडीज के बीच या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के बीच मास के कारण जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं। और मैं तुमको क्लियरली बताया था कि ग्रेविटेशन के सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर हैं। तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर ही कंसेप्ट पढ़े थे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। हाँ, ठीक है ना? वही कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, नोट करने का टाइम दे दीजिएगा। क्या हुआ? नोट करने का टाइम दे दीजिएगा सर। हाँ ठीक है, मैं जब भी एक बोर्ड कंप्लीट करूंगा उसके बाद 4 मिनट के लिए रुकूंगा। ठीक, 3 या 4 मिनट ओके के लिए सर। नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमने 2 पॉइंट चार्जेस या 2 स्फेरिकल चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि Q1 Q2 के पॉइंट चार्जेस हैं या स्फेरिकल चार्जेस हैं, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। तो हमको पता है कि अगर पॉइंट चार्जेस हो तो इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू K Q1 Q2 अपन R² होती है। सिमिलर चार्ज हो तो रिपल्शन फोर्स लगाएंगे, और अपोजिट चार्ज हो तो अट्रैक्शन। बस जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा था, वैसे ही ग्रेविटेशन में हम 2 पॉइंट मासेस या 2 स्फेरिकल प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स देखते हैं। देखा, तो चलो मान लेते हैं कि M1 M2 के कोई 2 पॉइंट मास हैं, या प्रैक्टिकल शब्दों में बोले तो मान लेते हैं कि 2 ऐसे स्फेरिकल प्लैनेट्स हैं, है ना? तो 2 पॉइंट मासेस हैं, 2 स्फेरिकल प्लैनेट हैं। पहले प्लैनेट का मास M1, दूसरे प्लैनेट का मास M2, और दोनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। तो हमको पता है कि मास के कारण प्लैनेट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशन फोर्स बोलते हैं, है ना? और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा अट्रैक्शन होता है। तो बताओ,
ग्रेविटेशन फोर्स के कारण दोनों प्लैनेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये जो पहला प्लैनेट है वो दूसरे प्लैनेट पर ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। और हमको अच्छे पता है कि पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वैसे पॉइंट मासेस या स्फेरिकल प्लैनेट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है? Q1 Q2 की जगह Gm1m2 अपन R स्क्वायर बताया था ना। तो स्फेरिकल प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स Gm1m2 अपन R स्क्वायर होता है। तो बताओ, पहला प्लैनेट दूसरे प्लैनेट को अट्रैक्ट करेगा तो एज ए रिएक्शन दूसरा प्लैनेट पहले को भी नहीं छोड़ेगा, पहले को भी अट्रैक्ट करेगा, और ये ग्रेविटेशन फोर्स Gm2m1 अपन R स्क्वायर होगा। पहले के कारण दूसरे पर जो फोर्स लग रहा है उसको एक्शन, तो दूसरे के कारण पहले पर जो फोर्स लगेगा उसको रिएक्शन। सही है ना? हेलो, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बताया था कि पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल चार्जेस की भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, तो वैसे ही पॉइंट मासेस या स्फेरिकल प्लैनेट की भी ग्रेविटेशन फोर्स Gm1m2 अपन R स्क्वायर, जब G एक कांस्टेंट होता है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्लस पर केजी स्क्वायर। उसके देखो, इस ग्रेविटेशन फोर्स में मैंने एक प्रैक्टिकल चीज बताई थी, है ना। तो मैंने क्लियरली तुमको बताया था कि बताओ जी की वैल्यू बहुत कम होती है ना। हेलो, तो मैंने प्रैक्टिकली बताया था कि अगर बॉडीज, है ना, अगर ऑब्जेक्ट का मास ठीक ठाक हो, मतलब 1 kg 10 kg 1000 kg ऐसा ठीक ठाक हो, तब तो उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो सही, लेकिन इतना कम होगा कि इसको प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल मानते हैं। ये बताया था ना। Yes, sir. हेलो, तो मैंने बताया था कि एक्चुअली जी की वैल्यू बहुत ही कम होती है, इसलिए अगर ऑब्जेक्ट का मास कम हो, मतलब 1 kg 10 kg 1000 kg इस टाइप से हो, तो उनके बीच ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा तो सही, लेकिन इतना कम होगा कि इसको प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल मानेंगे। तो मैंने चमका कर बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स प्रैक्टिकली मीनिंगफुल तभी होता है जब दोनों में से कम कोई एक बॉडी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो। बताया था ना। Yes, sir. ये प्रैक्टिकल चीज बताई थी। एक ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट के भी तो ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल होता है। ग्रेविटेशन फोर्स तभी प्रैक्टिकली मीनिंगफुल होता है जब दोनों में से कम कोई एक बॉडी एस्ट्रोनॉमिकल हो। दोनों एस्ट्रोनॉमिकल हो तब तो और अच्छा है। बताओ, एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी होगी तो उसका मास बहुत ज्यादा होगा, तो फिर ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुमको बोलूं कि बताओ, मेरे और टेबल के बीच तो ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल है ना, लेकिन बताओ मेरे और अर्थ के बीच ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा मास तो ठीक ठाक है, लेकिन अर्थ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी है जिसका मास बहुत ज्यादा है, तो अब ग्रेविटेशन फोर्स मीनिंगफुल होगा। ऐसे होता है एक बस और एक ट्रक के बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स, हेलो, ठीक ठाक है। होता है, एक बस और एक ट्रक के बीच भी ग्रेविटेशन फोर्स नेग्लिजिबल होगा, negligible होता है ना, लेकिन एक बस और इस अर्थ के बीच ग्रेविटेशन फोर्स मीनिंगफुल होगा। ठीक, तो ये सारा बता दिया था। ठीक, और मैंने कूलम्ब्स में चमका कर बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 Q2 अपन R स्क्वायर और ग्रेविटेशन फोर्स Gm1m2 अपन R स्क्वायर, ये तभी वैलिड है जब दोनों या तो पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट मासेस हो, या फिर दोनों स्फेरिकल प्लैनेट हो, तभी वैलिड है। ठीक, बाकी अगर कोई और ज्योमेट्री हो, रिंग डिस्क प्लेट जैसी कोई और ज्योमेट्री हो, तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए Q ही लगता है और ग्रेविटेशन फोर्स के लिए M इंटू G लगता है। ठीक, तो ये मैंने बता दिया था। ठीक, एक और चीज ध्यान रखना कि अगर दोनों स्फेरिकल प्लैनेट हो तब भी ग्रेविटेशन फोर्स Gm1m2 पर R लगा सकते हैं, लेकिन तब R कौन सी होगी? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी। ठीक, तो ये मैंने बता दिया। ठीक, हाँ, चलो, हाँ, ये ध्यान से देखना। तो ये पॉइंट मासेस या स्फेरिकल प्लैनेट के बीच ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो तुमको याद होगा कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद अगली चीज हमने क्या पढ़ी थी? इलेक्ट्रिक फील्ड, Yes, है ना, sir. याद होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बाद अगली चीज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, और मैंने क्लियरली बताया इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। याद है ना? Yes, sir. बताया था कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक, है ना। तो ऐसे ही
इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड करता था, ग्रेविटेशन में वही काम ग्रेविटी फील्ड करता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही सोच सकते हो कि यूनिट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वैसे ही यूनिट मास पर लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स को ग्रेविटी फील्ड बोलेंगे, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने एक और चीज बताई थी। ठीक, तो मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके कारण मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो मैंने बताया था कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई क्यू चार्ज रखे तो इस पर इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना लगता है, बताओ? क्यू ई है ना। ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज रखे तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यू ही लगता है। वैसे ही यहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बारे में मान लेते हैं कि कोई भी प्लेनेट है और उस प्लेनेट के कारण किसी भी प्लेस पर ग्रेविटी फील्ड जी है, तो बताओ जी ग्रेविटी फील्ड में एम मास का कोई पार्टिकल रखे तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, बताओ? एफ इक्वल टू क्यू ई के सिमिलर, क्यू के सिमिलर एम और ई के सिमिलर जी। मैंने इसका रीजन भी बताया था कि ग्रेविटी फील्ड जी है, मतलब यूनिट मास पर लगने वाला फोर्स जी है, तो उस प्लेस पर यूनिट फोर्स, उस प्लेस पर अगर यूनिट मास रख दें तो फोर्स जी लगेगा, 2 kg मास रखें तो फोर्स 2g, और उसी प्लेस पर m का मास रखें तो ग्रेविटेशन फोर्स mg। तो ये भी कंपैरेटिवली याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड में q चार्ज रखें तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स q, वैसे g ग्रेविटी फील्ड में अगर m का मास रखें तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा, q के सिमिलर m और e के सिमिलर g। ठीक है ना। यस सर। उसके बाद देखो, है ना, उसके बाद देखना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फिर अलग अलग बॉडीज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो तुमको याद होगा कि सबसे पहले हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, याद है ना। सबसे पहले हमने किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो हमको पता है कि क्यू का कोई पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन r स्क्वायर होता है। वैसे ही ग्रेविटी फील्ड में भी हमने सबसे पहले किसी छोटे से पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फील्ड देखा था। ठीक है, तो मान लेते हैं कि m का कोई छोटा सा पॉइंट मास है, इससे r डिस्टेंस पर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इससे जो ग्रेविटी फील्ड होगा वो पास बुलाने वाला होगा, मतलब रेडियली इनवर्स होगा। और कंपैरेटिवली बोल सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपन आर स्क्वायर, वैसे पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, के क्यू अपन आर स्क्वायर के सिमिलर जीएम अपन आर स्क्वायर। सही है ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. ये बता दिया था। ठीक, हाँ। उसके बाद यही बताया था कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेस हो तो हर एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और सबका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। वैसे ग्रेविटी फील्ड में भी वही कर सकते हैं। ठीक, हाँ, कि बहुत सारे पॉइंट मास से हो तो हर पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फील्ड निकाल लेंगे और सबका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। हो जाएगा ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना। 3 मिनट के लिए मैं रुक रहा हूँ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में ग्रेविटी फील्ड सर बहुत मतलब स्मॉल होगा ना, उसका फोर्स बहुत कम होगा ना। यार ये दुखी करने का क्वेश्चन पूछ लिया है। ध्यान रखना है, मैंने पहले ही ग्रेविटेशन फोर्स में बताया था, तो वही ग्रेविटी फील्ड में भी वही होगा यार। तो ध्यान रखना कि अगर बॉडी का मास ऑर्डिनरी हो, मतलब 1 kg, 100 kg, 1000 kg ऐसा ऑर्डिनरी मास हो, तब तो ग्रेविटी फील्ड नेग्लिजिबल होगा। ग्रेविटी फील्ड भी मीनिंगफुल तभी होगा जब वो बॉडी अर्थ, मून, सन जैसी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी हो। समझ सकते हो ना। यस सर। तो ये ध्यान रखना। ये तो ग्रेविटेशन की इसीलिए स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटी फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ये सब पूरा ग्रेविटेशन वाला चैप्टर तभी वैलिड है जब दोनों में से कोई एक बॉडी एस्ट्रोनॉमिकल हो। ये बताने की जरूरत नहीं पड़े। नोट कर लेना। 3 मिनट के लिए रुकूंगा, फटाफट करना क्योंकि चैट ऑफ कर दीजिए। सर चैट ऑफ कर चैट टू एवरीवन है सर। चैट ऑफ कर दीजिए। ये चैट बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, मैं माइक ऑन ही रखूंगा, तो पूछ सकते हो तुम। सर ग्रेविटी फील्ड नेगेटिव, क्या सर नेगेटिव साइन। यार आवाज नहीं आ पा रही है।
सर वो बोल रहा है कि ग्रेविटेशन सर हो गया नोट। हो गया। सर नोट हो गया। रुको जरा सब्र करो। बिल्कुल। यार तुम में से प्लीज जिसको आता हो हर पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लेना यार, ठीक है, ताकि किसी की कुछ छूट गया हो तो नोट कर सके वो। कर लोगे ना यार? यस सर। यस सर। सर लिख लिया। हो गया सर। सर नोट हो गया, आगे बढ़िए। सर। हाँ कर लिया नोट? यस यस सर। सर। यस सर। तो मेरे ख्याल से 15 जुलाई के आसपास तुम्हारी ये क्लासरूम भी स्टार्ट हो जाएगा आई थिंक। वेटिंग। हाँ आवाज आ रही है? यस हेलो। सर। यस सर। सर तो हमने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक और उसी के सिमिलर पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फील्ड देखा है, ठीक है। लेकिन ऐसे ही चार्ज और मास केवल पार्टिकल की फॉर्म में नहीं, रिंग, डिस्क, प्लेट किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। तो एक बार रिंग के कारण देख लेते हैं, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे ही किसी रिंग के कारण ग्रेविटी फील्ड, इसको देख लेते हैं। सेम फॉर्मूले आएंगे ना, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले देखते हैं कि किसी यूनिफॉर्मली, तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, ठीक है ना। तो इस बार मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, चार्ज क्यू, रेडियस आर, और साफ साफ दिख रहा है कि रिंग वर्टिकल रखी हुई है ना। तो इसके सेंटर एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो तो उसके कारण सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल जीरो होता है, पढ़ा होगा। यस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हो तो उसके कारण सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक्सिस वाले पॉइंट पर देखें तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्योरली एक्सियल डायरेक्शन में होता है, और यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बस जैसे यूनिफॉर्म रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, वैसे ही हम ग्रेविटी फील्ड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है जो कि रिंग की फॉर्म में है ना। प्रैक्टिकली तो होते नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं हाइपोथेटिकल केस, ठीक है। तो मान लेते हैं कोई प्लैनेट है जो कि रिंग की फॉर्म में, जिसका मास m और रेडियस r। तो इसके सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड देखना है,
बताओ कितना होगा? बिल्कुल 0 है ना। हमको पता है कि सेंटर पर हर किसी के ग्रेविटी फील्ड आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यूनिफॉर्म रिंग के कारण सेंटर पर तो ग्रेविटी फील्ड 0 होगा। लेकिन अब हमको देखना है कि सेंटर से x डिस्टेंस पर इस एक्सिस वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलरली दूर भगाने वाला होता है, लेकिन जो ग्रेविटी फील्ड होगा वो एक्सियली पास बुलाने वाला होगा। सही बोला ना? यस हेलो, सर। यस सर। इसके एक्सिस पर जो ग्रेविटी फील्ड होगा वो एक्सियली पास बुलाने वाला होगा, और रिंग के एक्सिस पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा? KQ x के सिमिलर GMX अपन r² प्लस x² की पावर 3/2। और पता होगा कि रिंग के केस में x इक्वल टू r/√2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, वैसे यहाँ x इक्वल टू r/√2 पर ग्रेविटी फील्ड भी मैक्सिमम होगा। तो ये तुम सोच सकते हो, ठीक ना? चलो, उसके बाद रिंग के बाद हमने किसी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, तो उन सब के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर ग्रेविटेशन में भी बना सकते हो ना? यस हेलो, यस सर। यस सर। ये तो डिस्क, प्लेट, उन सब के ग्रेविटी फील्ड के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बना सकते हो। तो उनको मैं बता नहीं रहा हूं क्योंकि अपने क्वेश्चन में उनका खास यूज नहीं होता है, ठीक ना? बाकी आगे तो तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक के सिमिलर बना सकते हो, ठीक ना? अब चलो डायरेक्ट आगे बढ़ रहा हूँ। होलोस्फेयर, तो वही हमने होलोस्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, वैसे ही होलोस्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड भी देख सकते हैं, ठीक ना? तो चलो पहले किसी यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। ये सब पहले देख चुके थे, एक बार फटाफट मैं बताऊंगा नहीं, तुम्ही को पूछूंगा, आंसर देना। ठीक, चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्मली चार्ज होलोस्फेयर है जिसका चार्ज Q, रेडियस R, और होलोस्फेयर में तो अंदर से खाली है, जो भी चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बस सबसे पहले इसके सेंटर से R डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। हेलो, तो मैंने बताया था कि बताओ होलोस्फेयर के कारण सेंटर से R डिस्टेंस बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? KQ/R², है ना? बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए तो चाहे कैसा भी स्फीयर हो, वो सेंटर पे रखे पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण KQ/R², तो इस पूरे होलोस्फेयर के कारण भी बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/R², जहां R सेंटर से डिस्टेंस। फिर सरफेस के जस्ट बाहर देखना है, तो बताओ सरफेस के जस्ट बाहर वाला जो पॉइंट होगा उसकी सेंटर से रेडियल डिस्टेंस R होगी। तो सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कितना होगा? KQ/R²। और अब अंदर देखना है तो देखो गॉस थ्योरम में हम पढ़ चुके थे, है ना? गॉस थ्योरम पढ़ा था कि अंदर अगर कोई गॉसियन सरफेस लेंगे तो Q इन 0 आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो होलोस्फेयर के अंदर सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और सेंटर पर भी 0 होता है, ठीक है ना? तो बस इसका ग्राफ भी हमने बनाया था, तुमको याद होगा, है ना? होलोस्फेयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेडियल डिस्टेंस R के साथ हमने ग्राफ भी बनाया था। तो हमको पता है कि होलोस्फेयर के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जस्ट अंदर भी 0 होता है, लेकिन जैसे इसके सरफेस के जस्ट बाहर निकलेंगे तो सरफेस के बाहर एक झटके में इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है और KQ/R² होता है, और बाहर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/R² के टाइप से डिक्रीज होगा। तो बस जैसे होलोस्फेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे होलोस्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड भी देखा था, उसको भी फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट है जो कि होलोस्फेयर की फॉर्म में है ना? सिर्फ प्रैक्टिकली तो नहीं होता है, प्रैक्टिकली तो जो भी प्लैनेट है ऑलमोस्ट सॉलिड स्फीयर की फॉर्म में होते हैं, लेकिन मान लेते हैं इस बार कि कोई प्लैनेट है जो कि होलोस्फेयर की फॉर्म में, मास m, रेडियस r, और अंदर से खाली है, जो भी मास है वो केवल सरफेस पर ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस होलोस्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड देखना है, तो बताओ सेम वही रिजल्ट आएंगे ना, है ना? तो चलो सबसे पहले इसकी सेंटर से R डिस्टेंस पर बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो हमको पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा भी स्फीयर हो, ये सेंटर पे रखे पॉइंट मास के टाइप से काम करेगा। तो पॉइंट मास के कारण GM/R² होता है, तो इस पूरे होलोस्फेरिकल प्लैनेट के कारण भी बाहर ग्रेविटी फील्ड GM/R² होगा। फिर सरफेस के जस्ट बाहर देखते हैं, तो सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट की सेंटर से रेडियल डिस्टेंस R होती है,
तो सरफेस के जस्ट बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड जीएम अपन कैपिटल आर स्क्वायर, और इस होलोस्फीयर के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0, और सेंटर पे नहीं अंदर भी हर जगह ग्रेविटी फील्ड 0 ही होता है। इसके ग्रेविटी फील्ड का ग्राफ भी बनाया था हमने, ये याद है ना? तो एक होलोस्फेरिकल प्लैनेट है, ग्रेविटी फील्ड रेडियल डिस्टेंस आर के साथ किस तरह चेंज करेगा इसका ग्राफ भी बनाया था। तो हमको पता है कि होलोस्फेयर के अंदर सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग होलोस्फेयर के अंदर भी सब जगह ग्रेविटी फील्ड 0, जस्ट अंदर भी 0, लेकिन जैसे ही सरफेस के जस्ट बाहर जाएंगे एक झटके में ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा जीएम अपन आर स्क्वायर, और फिर बाहर जाएंगे तो ग्रेविटी फील्ड घटेगा। और बताओ बाहर ग्रेविटी फील्ड 1/r² के टाइप से घटेगा, इस टाइप से ग्राफ आएगा। मैंने एक और चीज बताई थी यार, तुम बताओ कि ऐसे होलोस्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड का ग्राफ पूछा हो, ए ऑप्शन ये हो और बी ऑप्शन में ग्राफ इसका उल्टा बना रखा हो, है ना? बी ऑप्शन में ग्राफ ये तो कट ही रहा है यार इधर, है ना? ए ऑप्शन में ये हो और बी ऑप्शन में अगर ग्राफ उल्टा बना रखा हो, मतलब इस टाइप का बना रखा हो ग्राफ, है ना? तो बताओ इन दोनों में कंपटीशन हो तो किसको सिलेक्ट करोगे? बी को यार बी को करेंगे, बिल्कुल सही। मैंने चमका कर बताया था कि इन दोनों में कंपटीशन हो तो बी को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि ग्रेविटी फील्ड की वैल्यू तो इतनी होती है लेकिन डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड्स होती है, मतलब माइनस आर कैप में होती है। तो साइन के साथ कई बार इसको माइनस से भी रिप्रेजेंट किया जाता है ना? तो ध्यान रखना कि इन दोनों में कंपटीशन, फिर बहाना ये बनाएंगे कि ये ऑप्शन तो ग्रेविटी फील्ड की केवल वैल्यू को ही बता रहा है, लेकिन ये ऑप्शन डायरेक्शन दोनों को बता रहा है, तो बी को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन बी ऑप्शन में नहीं है तो फिर ए को सिलेक्ट कर देंगे। फिर बहाना ये बनाएंगे कि हमको केवल मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन तो अंडरस्टूड है। नोट कर लेना। यस सर, हो गया। 2 मिनट रुक रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। हो गया सर। सर सर दोनों लिखे हैं सर अभी। और सर अरे जो तुम्हारी मर्जी लिखो, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? राहुल सर तो गायब हो गए। सर लिख देना दोनों। क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक का याद हो तो केवल ग्रेविटेशन का ही लिख देना। ये सब पढ़ा चुका हूं, लेकिन कई आलसी बच्चे बीच बीच में एब्सेंट हो जाते हैं। सर हाँ बोल रहे हैं सर, हम लोग का ऑफलाइन डाउट क्लास कब से ओपन होगा सर? ऑफलाइन डाउट क्लास तो मान करके चल सकते हो कि शायद 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा और 15 जुलाई के आसपास अपनी क्लासरूम भी शुरू हो जाएगा। तो डेट फिक्स है? लगभग बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। सर मॉर्निंग में डाउट क्लास चलता है क्या? ऑनलाइन चल रहा है भाई। हाँ ऑनलाइन ही बोल। ऑनलाइन डाउट क्लास वैसे तो मेरी नहीं लगा रखी, मेरी क्लासेस है उस टाइम पे, लेकिन तुमको अगर डाउट्स पूछने हो तो मैं रख सकता हूँ। हाँ सर, रख लीजिए। इसको नोट कर लेना है। कर लिया? यस सर। यस सर। यस सर। सर 11th क्लास के डाउट के लिए हाँ मिटा दो इसको। यस यस सर। सर।
बोर्ड पर सही से दिख रहा है ना अच्छे से? यस सर। यस सर, सब ठीक। हाँ, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, ठीक? तो देखो, अभी तो हमने, है ना, अभी तो हमने अलग अलग नमूनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और वैसे ही यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है। और है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि ग्रेविटी फील्ड में सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण जो ग्रेविटी फील्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली जितने भी प्लैनेट होते हैं वो घिस घिस करके ऑलमोस्ट सॉलिड स्फेरिकल ही हो गए हैं। तो ध्यान रखना कि सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट का ग्रेविटी फील्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने क्वेश्चन में इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, ठीक? चलो पहले हम किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, जो हम देख चुके हैं, लेकिन फिर फटाफट बता देता हूं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, चार्ज क्यू, रेडियस आर, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब पूरे जो भी चार्ज है इसके वॉल्यूम में पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो वैसे यूनिफॉर्मली चार्ज कोई सॉलिड स्फीयर है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो हम देख चुके हैं कई बार, हमको अच्छे पता है। तुम बताना है, मैं क्या बताऊं, ठीक है ना? जैसे सबसे पहले इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। ये तो मैंने बताया था कि बाहर वाले पॉइंट के लिए कैसा भी स्फीयर हो वो पॉइंट चार्ज के टाइप से काम करता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण के क्यू अपन आर स्क्वायर होता है, तो पूरे सॉलिड स्फीयर के कारण भी बाहर के क्यू अपन आर स्क्वायर। फिर सरफेस पर देखना है, और हमको पता है कि सॉलिड स्फीयर हो तो जस्ट अंदर और जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रास्टिकली डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए यहाँ सरफेस के जस्ट अंदर बोलने की जरूरत नहीं है, सरफेस पर ही बोल सकते हैं, ठीक? तो सरफेस पर देखना है तो हमको पता है कि सरफेस वाला जो पॉइंट है उसके सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल आर है, तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपन कैपिटल आर स्क्वायर। और चलो अब हमको सेंटर से आर डिस्टेंस अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो मैंने चमका कर बताया था कि होलो स्फीयर के कारण तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता है। और मैंने चमका कर बताया था कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होता है, और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए पूरा फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। तो ऐसे याद रखना कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आर के प्रोपोर्शनल होता है, और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए के क्यू अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। या बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में कितना होगा, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और डायरेक्शन रेडियली होती है, इससे आर वेक्टर भी लिख सकते हैं। और अब सेंटर पर देखना है तो हमको बताया कि सेंटर पर तो आर इक्वल टू 0 होगा, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल 0। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाया था ना, वो प्लस क्यू चार्ज और आर रेडियस का कोई यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है। मुझे अब बताने की जरूरत नहीं, बताओ यूनिफॉर्मली चार्ज है कंडक्टिंग होगा या नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टर बताया था कि नॉन कंडक्टर में ही चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रह सकते हैं। कंडक्टर होगा तो सारे चार्ज भाग करके सरफेस पर आ जाएंगे, तो तुम समझते हो। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, हाँ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड
रेडियल डिस्टेंस r के साथ कैसे चेंज करेगा, इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ भी हम पढ़ चुके थे ना। बताओ, सॉलिड स्फीयर के कारण सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उसके बाद बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनली बढ़ता है, मतलब लीनियरली बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है बताओ, KQ ओपन कैपिटल R स्क्वायर। और सरफेस के बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 1 ओपन R स्क्वायर के टाइप से घटता है ना। तो बस आराम से बताओ कि जैसे यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, वैसे ही हम किसी यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सब पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन देख लेना ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि प्रैक्टिकली जितने भी प्लैनेट है वो घिस घिस करके ऑलमोस्ट सॉलिड स्फेरिकली हो गए, इसलिए सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट का जो ग्रेविटी फील्ड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेविटी फील्ड में इस वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्मली सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण ग्रेविटी फील्ड देखते हैं, है ना। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, जैसे अर्थ ही है। बताओ, अर्थ को भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी का स्फेरिकल प्लैनेट बोल सकते हैं ना यार। तो चलो मान लेते हैं, है ना। मान लेते, ये क्या हो रहा है, ये मान लेते हैं कि इस बार अर्थ जैसा कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, जैसे मान लेते हैं अर्थ ही है। अर्थ का मास m, अर्थ की रेडियस कैपिटल R है। तो बस हमको देखना है कि इस सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट है, इस अर्थ के कारण ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है। बताओ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही ग्रेविटी फील्ड देख सकते हैं। तो चलो फटाफट देखते हैं। तो वही सबसे पहले हमको है ना, सबसे पहले इसके सेंटर से r डिस्टेंस बाहर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बाहर वाले पॉइंट के लिए ये पूरा स्फेरिकल प्लैनेट है, पूरा अर्थ एक पॉइंट मास के टाइप से काम करेगा। तो पॉइंट मास के कारण ग्रेविटी फील्ड gm ओपन r स्क्वायर होता है। तो इस पूरे अर्थ के कारण भी बाहर ग्रेविटी फील्ड gm ओपन r स्क्वायर होगा, जहां स्मॉल r सरफेस से नहीं सेंटर से डिस्टेंस होती है, ठीक है। चलो अब हमको अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड देखना है, और हमको अच्छे पता है कि सरफेस वाला जो पॉइंट है उसके सेंटर से रेडियल डिस्टेंस कैपिटल R होगी। तो सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होगा, और gm ओपन स्मॉल r स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर होगा, ठीक है। चलो अब हमको अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस अंदर ग्रेविटी फील्ड देखना है ना। ध्यान से कि सेंटर से r डिस्टेंस अंदर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो हमको पता है कि होलो स्फीयर होता तो अंदर ग्रेविटी फील्ड 0 होता, लेकिन सॉलिड स्फीयर है तो अंदर ग्रेविटी फील्ड 0 नहीं होगा, है ना। और हमको पता है कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है, तो ग्रेविटी फील्ड भी r के प्रोपोर्शनल होगा। और डायमेंशन को एडजस्ट करने के लिए KQ ओपन r क्यूब की जगह क्या आएगा, gm ओपन r क्यूब इंटू स्मॉल r, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि अर्थ जैसा कोई सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट हो तो सेंटर से r डिस्टेंस अंदर ग्रेविटी फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है, और पूरा फॉर्मूला gm ओपन r क्यूब इंटू स्मॉल r ये होगा, ठीक है। तो देखो ये तो मास की फॉर्म में हो गया, तो तुम चाहो तो मास डेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो, है ना। तो तुम आराम से बताओ कि सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी की फॉर्म में ρ/3 इनटू r वेक्टर होता है, वैसे अंदर ग्रेविटी फील्ड भी डेंसिटी की फॉर्म में क्या होगा बताओ, ρ/3 इनटू r ही होगा। सही बोला ना यस सर। वही के अंदर ग्रेविटी फील्ड भी डेंसिटी की फॉर्म में ρ/3 इनटू r ही होगा, देखना है ना। लेकिन अधिकतर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम एप्सिलॉन नॉट करा था, ग्रेविटेशन में वो काम कौन करेगा। तो ये चीज तो मैंने तुमको कई बार बताई थी यार, है ना। वही हम स्मार्टली सोच सकते हैं, है ना, स्मार्टली सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो काम K करता था, ग्रेविटेशन में वही काम G करता है। और बताओ K को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। तो बताओ एप्सिलॉन नॉट को इधर और G को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो बताओ एप्सिलॉन नॉट का काम कौन करेगा, 1/4 पाई G। तो ये पहले बताया था ना यार, हेलो। यस सर। तो आगे बताने की जरूरत नहीं, याद रखना।
कि k या 1/4πε0 का काम g करता है, तो ट्रांसफर करेंगे तो ε0 का काम 1/4πg, तो ε0 की जगह 1/4πg आ जाएगा। लेकिन एक चक्कर है यार, r वेक्टर की जगह -r वेक्टर आएगा। यार हमको पता है कि ग्रेविटी फील्ड जो होता है तो रेडियली इनवर्ड होता है, इससे r वेक्टर की जगह क्या आएगा बताओ? -r वेक्टर। शक तो नहीं है? नो सर। तो ये ग्रेविटी फील्ड की वैल्यू तो इतनी होगी, लेकिन ग्रेविटी फील्ड रेडियली पास बुलाने वाला या रेडियली इनवर्ड होता है तो r वेक्टर की जगह -r वेक्टर। ये सब इजीली कर सकते हो, ठीक है ना? तो बस अर्थ के कारण ग्रेविटी फील्ड इतना। चलो सेंटर पर देखते हैं, है ना? अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड देखते हैं, तो बताओ सेंटर वाला जो पॉइंट होगा उसकी रेडियल डिस्टेंस 0 होगी, तो अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड 0 होगा, ठीक है? ये तो हमने रिजल्ट देख लिया। चलो एक बार इसका ग्राफ भी बनाते हैं, है ना? मतलब कोई यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट हो या अर्थ हो, तो उसका ग्रेविटी फील्ड रेडियल डिस्टेंस r के साथ किस तरह चेंज करता है ना? ग्राफ भी एक बार बना लेते हैं, ध्यान से देखना, क्योंकि इस ग्राफ पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। तो चलो ठीक, चलो इस बार ही मान लेते हैं कि अर्थ है जो, सॉरी, इस बार ही मान लेते हैं अर्थ है जिसको हम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मान सकते हैं। तो एक अर्थ का मास m और अर्थ की रेडियस को कैपिटल R बोल देते हैं। तो हमको देखना है कि जैसे जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे सेंटर से रेडियल डिस्टेंस r चेंज करेंगे वैसे वैसे अर्थ का ग्रेविटी फील्ड किस तरह से चेंज करेगा वो हमको देखना है ना? तो चलो स्मार्ट ही बताओ कि सबसे पहले अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा? 0, है ना? हेलो, यस सर। तुमको पता है, तो हमको अच्छे पता है कि अर्थ के सेंटर पर तो ग्रेविटी फील्ड 0 होगा, इससे ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद अंदर देखते हैं, तो हमको पता है कि अर्थ ये सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमको पता है कि अर्थ या सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड r के प्रोपोर्शनल होता है। तो बताओ, अंदर ग्रेविटी फील्ड r के प्रोपोर्शनली बढ़ेगा, मतलब लीनियरली बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। बनाया था ना पहले, तो वही के अंदर ग्रेविटी फील्ड r के प्रोपोर्शनली मतलब लीनियरली बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? gm/R²। अब बाहर देखते हैं, तो हमको पता है कि बताओ अर्थ के बाहर जाएंगे तो बाहर ग्रेविटी फील्ड घटेगा, और हमको पता है कि बाहर ग्रेविटी फील्ड gm/R² होता है, मतलब अर्थ के बाहर ग्रेविटी फील्ड 1/R² के टाइप से घटेगा। तो सारे ग्राफ हम पहले बना चुके हैं, ठीक है? सही है ना? तो अर्थ के कारण ग्रेविटी फील्ड रेडियल डिस्टेंस के साथ इस तरह चेंज करेगी, इसका रफली ग्राफ ऐसा होगा। ये पहले भी देख चुके थे, ठीक। अब देखो इसको कुछ और एनालिसिस करते हैं। तो देखो ये जो ग्राफ बनाया ना यार, इस ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है, एक बताओ अर्थ का ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पे। सरफेस पे। ध्यान रखना, सही ध्यान रखना कि जो ग्राफ बनाया है ना, जो ग्राफ बनाया उससे साफ साफ दिख रहा है, ये आवाज में क्या है? जो ग्राफ बनाया उससे साफ साफ दिख रहा है, एक बताओ अर्थ का ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम कहाँ होगा? सरफेस पर होगा। ये तो देख सकते हैं कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है, और कितना होता है? gm/R²। वैल्यू रख सकते हैं ना, तो होता है g की वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11। m अर्थ का मास वो भी हमको पता होता है, और कैपिटल R अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर। और इन सब की अगर वैल्यू रखते हैं ना, है ना, इन सब की वैल्यू रखते हैं तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, जिसको हम शॉर्ट में g0 बोलते हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ना, तो अच्छे ध्यान रखना है कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है और gm/R² होता है। सबकी वैल्यू रखते हैं तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम g0 भी बोलते हैं, ठीक? एक छोटी चीज बता रहा हूँ यार, बताओ ग्रेविटी है ना, अर्थ के ग्रेविटी फील्ड का ग्राफ ऐसा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी ग्राफ वही होगा। तुम बताओ, है ना? कोई स्मार्ट पर्सन तो देख सकता है कि ग्रेविटी फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई अंतर नहीं है। एक ही चीज को बोलने के दो अलग अलग तरीके हैं ना। चलो तुम स्मार्ट ही बताओ, एक मिनट, तुम स्मार्ट ही बताओ कि ग्रेविटी फील्ड क्या होता है? ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास। यस सर।
है ना, मैंने बताया था कि ग्रेविटी फील्ड क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास, और बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो किसी चीज को छोड़ दें, ग्रेविटी के अंदर गिर रहा हो तो बताओ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कितना होगा, फोर्स बाय मास ही होगा ना। सर वही ध्यान रखना है ना कि किसी भी चीज को ऐसे, ये क्या हो रहा, हाँ ठीक है, किसी भी चीज को ऐसे छोड़ दें और ग्रेविटी के अंदर मूव कर रहा हो तो बताओ ग्रेविटी के कारण इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ग्रेविटेशन फोर्स अपॉन मास। तो बस इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं यार, क्लियरली बोल सकते हैं कि ग्रेविटी फील्ड भी ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ग्रेविटेशन फोर्स पर यूनिट मास होता है। तो ध्यान रखना कि ढंग से देखो तो ग्रेविटी फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों एक ही चीज है, इससे सिंबल भी दोनों का सेम है ना। छोटे बच्चे 9 के छोटे बच्चे इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं और 11 12 के बड़े बच्चे इसको ग्रेविटेशनल ग्रेविटी फील्ड बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। हो जाएगा ना। यस सर। तो ये हमने देख लिया, ठीक है हाँ, कि अर्थ के ग्रेविटी फील्ड रेडियल डिस्टेंस r के साथ किस टाइप चेंज होता है वो देख लिया, और इससे हमको साफ साफ पता चल गया कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है कैपिटल R स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है, और इसको ग्रेविटी फील्ड एट द सरफेस मतलब G0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यार, है ना। तो देखो इस ग्राफ से, है ना, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं यार। तो देखो इस ग्राफ में एक और इंपॉर्टेंट बताओ कि इस ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होगा, बाकी सरफेस से बाहर जाएंगे तब भी ग्रेविटी फील्ड घटेगा, और सरफेस से गहराई पर जाएंगे तब भी ग्रेविटी फील्ड घटेगा। सही बोला ना। यस यस सर। सर, यस है ना? इस ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि अर्थ की सरफेस पर तो मैक्सिमम होता है, बाकी सरफेस से कुछ हाइट पे जाएंगे तब भी ग्रेविटी फील्ड घटेगा, और सरफेस से कुछ गहराई पर जाएंगे तब भी ग्रेविटी फील्ड घटेगा। तो इतना तुम समझ सकते हो कि सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट पे जाएंगे तो बाहर वाला पॉइंट होगा ग्रेविटी फील्ड Gm/r स्क्वायर वैलिड होगा, और बहुत ज्यादा गहराई पर जाएंगे तो अंदर वाला पॉइंट होगा जहां ग्रेविटी फील्ड Gm/r³ इंटू स्मॉल r वैलिड होगा। सही बोला ना। यस सर। हेलो, लेकिन देखो अब अपने कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सरफेस से थोड़ी सी हाइट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा और सरफेस से थोड़ी सी गहराई पर ग्रेविटी फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो देखना है, तो उसको देख सकते हैं। ठीक, हाँ सही है। बताओ थोड़ी सी हाइट हो तो उसमें हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हैं। सही है ना। यस सर। यहाँ लिख देता हूं मैं। ये कहां तक बोर्ड, यहां तक है। यस सर, दिख रहा है सर। इधर तक मैं यहीं तक लिखूंगा। हाँ तो ध्यान से देखना, मतलब तो थोड़ा सा अपने एनसीईआरटी की चीज देख लेते हैं, है ना। तुमको ग्राफ से साफ साफ पता चल रहा है, ये ग्राफ से साफ साफ दिख रहा है कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है, Gm/r स्क्वायर होता है जिसको G0 बोलते हैं। ठीक है, लेकिन सरफेस से हाइट पर जाएंगे गहराई पे जाएंगे तो ग्रेविटी फील्ड घटेगा। तो बस हमको पूछता है कि सरफेस से थोड़ी सी एज हाइट पर देखें तब ग्रेविटी फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, और सरफेस से थोड़ी सी एज गहराई पर देखें तो ग्रेविटी फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितना होगा वो देखना है। हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहले हमको पूछा है कि सरफेस से थोड़ी सी एज हाइट बाहर देखें, है ना, सरफेस से थोड़ी सी एच हाइट बाहर देखें तो वहां ग्रेविटी फील्ड रफली कितना होगा वो देखना है। तो बस तुम स्मार्टली बताओ, है ना, स्मार्टली बताओ कि सरफेस से एच हाइट पर जो पॉइंट होगा वो बाहर वाला पॉइंट होगा, है ना, समझते हो ना। यस सर। कि सरफेस से एच हाइट पर जो पॉइंट होगा वो बाहर वाला पॉइंट होगा, तो वहां ग्रेविटी फील्ड का कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा, G आउट मतलब Gm/r स्क्वायर। तो ये बोल सकते हैं कि सरफेस से एच हाइट पर जो पॉइंट होगा वो बाहर वाला पॉइंट होगा। तो स्मार्टली बताओ कि इस पॉइंट की सरफेस से एच है तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी, r+h। यस सर। तो सरफेस एच हाइट वाला जो पॉइंट है उसकी सरफेस हाइट h है,
तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी r प्लस एच। तो बस ये बाहर वाला पॉइंट है, तो बताओ इस बाहर वाले पॉइंट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा बताओ, gm ओपन सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो gm ओपन सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, r प्लस एच का स्क्वायर। तो समझ गए होंगे कि r से h हाइट पर ग्रेविटी फील्ड देखें तो वो gm ओपन सेंटर से डिस्टेंस r प्लस एच का स्क्वायर हो गया। तो देखो ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है ना, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, लेकिन इस बार हमको देखना है कि सरफेस से थोड़ी सी हाइट की बात करें, मतलब 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसी सरफेस से थोड़ी सी हाइट पर हमको देखना है जहां h की वैल्यू r से बहुत ही कम है ना। तो सरफेस से थोड़ी सी हाइट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखना है। तो बस हमको दे रखा है कि इस बार जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस कैपिटल आर के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, और मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी एक के कंपैरिजन में दूसरा बहुत ही स्मॉल हो तो तब हम अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। सही बोला ना? यस सर। तो जो h है r के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है, तो फिर हम इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, मतलब बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। हाँ, अब देखो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि कभी भी कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी की फॉर्म में हो तो बाइनोमियल के लिए हम क्या करते हैं, बड़ी चीज को जबरदस्ती कॉमन लेते हैं। तो बताओ इसमें बड़ी चीज क्या है, r। भूल तो नहीं गए ना? नो सर। तो a प्लस बी की फॉर्म में हो तो बड़ी चीज को जबरदस्ती कॉमन लेते हैं, तो इसमें बड़ी चीज कैपिटल R को जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर के रूप में बाहर निकलेगा, तो अंदर कितना आ जाएगा 1 प्लस h ओपन r का स्क्वायर। सही है ना? चलो अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि सरफेस से थोड़ी सी हाइट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, gm ओपन r स्क्वायर को तो अलग ही कर देते हैं, और बताओ इस नमूने को ऊपर लाएंगे ना, बताओ इस नमूने को ऊपर ले आएंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। सही है ना? सर तो बाहर ग्रेविटी फील्ड ये होगा कि gm ओपन r स्क्वायर को बाहर और इस नमूने को ऊपर ले आएंगे तो 1 प्लस एच बाय आर की पावर -2। चलो तो स्मार्टली बताओ, है ना, स्मार्टली बताओ कि gm ओपन कैपिटल R स्क्वायर को तो हम क्या बोल सकते हैं, अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड जिसको g नॉट बोलते हैं, है ना। तो gm ओपन R स्क्वायर तो अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड जिसको g नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो बस इससे हम बोल सकते हैं कि अर्थ से थोड़ी सी h हाइट पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, gm ओपन R स्क्वायर को तो सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड g नॉट, और बताओ इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं ना? तो ये तो g नॉट हो गया, इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। तुम खुद बताओ कि r के कंपैरिजन h बहुत ही स्मॉल है, तो जो h बाय होगा वो 1 से वेरी स्मॉल होगा, तो बाइनोमियल लगा सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस x की पावर n को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 प्लस nx, है ना। तो बताओ 1 प्लस n का काम कौन करेगा, -2, और x का काम कौन करेगा, h बाय r। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो अर्थ से थोड़ी सी हाइट पर ग्रेविटी फील्ड अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, g नॉट 1 - 2h ओपन r। तो देखो इसको रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना है। वैसे तो चिंता मत करना, अगर तुम भूल जाओ तो 1 मिनट में फटाफट डिराइव कर सकते हो, लेकिन फिर भी याद रखना है ना। तो मैं बोल रहा हूँ अच्छे ध्यान रखना कि अर्थ सरफेस के बाहर, है ना, अर्थ सरफेस के बाहर ग्रेविटी फील्ड का एग्जैक्ट फॉर्मूला तो gm ओपन सेंटर से डिस्टेंस r का स्क्वायर होता है, लेकिन अर्थ सरफेस से थोड़ी सी हाइट की बात की हो तो अर्थ सरफेस से थोड़ी सी हाइट पर अगर ग्रेविटी फील्ड पूछा हो तो थोड़ी सी हाइट पर ग्रेविटी फील्ड का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, g नॉट 1 - 2h ओपन r। सही है ना सर? ये मतलब जैसे कि अर्थ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 100 किलोमीटर ऐसी स्मॉल हाइट हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन बताओ हाइट अगर कैपिटल आर के कंपेरेबल हो तो फिर ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, तब ये लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? जो मैं तुमको पूछूं फटाफट बताना, अगर कोई पूछे कि अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटी फील्ड, तो बताइए लगा सकते हैं या नहीं? यस सर, लगा सकते हैं। बताओ 10 किलोमीटर तो कैपिटल आर से बहुत ही स्मॉल है ना, कैपिटल आर तो 6400 किलोमीटर होता है, 10 किलोमीटर बहुत ही स्मॉल है, इसे लगा सकते हैं। अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर हाइट पर भी ये फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन अर्थ सरफेस से 3000 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटी फील्ड पूछे तो क्या ये काम करेगा क्या?
नो नो सर। सर। नहीं। में जो हाइट है वो कैपिटल आर के कंपेरेबल है, तो अब ग्रेविटी फील्ड के लिए जीएम अपन सेंटर से डिस्टेंस आर का स्क्वायर लगाना होगा। तो ये कब लगाएंगे, वो स्मार्ट टेस्ट तुम में होनी चाहिए। एनीवे अब आगे बढ़ रहा हूं यार, ध्यान से देखना। तो देखो अभी तो हमने अर्थ सरफेस से एच अभी तो हमने अर्थ सरफेस से एच हाइट पर ग्रेविटी फील्ड देखा था, लेकिन अब हम देखते हैं कि अर्थ की सरफेस से एच गहराई पर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा वो देखते हैं। आवाज आ रही है ना? ये भी एच हाइट पे Yes, देखा sir. था, लेकिन अब अर्थ सरफेस से एच गहराई पर ग्रेविटी फील्ड देखना है। तो बस तुम स्मार्टली बताओ कि अर्थ सरफेस से एच गहराई वाले पॉइंट को देखें तो होता ये पॉइंट तो अर्थ के अंदर होगा, तो यहाँ जी इन वाला फॉर्मूला लगेगा। सही बोला ना? यस सर। हेलो, तो ध्यान रखना कि अर्थ सरफेस से एच गहराई वाला जो पॉइंट है तो ये पॉइंट तो इस अर्थ के अंदर होगा, तो यहाँ जी इन वाला फॉर्मूला लगेगा। और चलो तुम स्मार्टली बताओ कि इस पॉइंट की अर्थ की सरफेस से गहराई एच है, तो बताओ अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? R minus H. और माइनस बोल सकते हैं। सही, तुम बोल सकते हैं कि एच गहराई पर जो पॉइंट है वो अर्थ के अंदर होगा, तो यहाँ जी इन वाला फॉर्मूला लगेगा। और हमको पता है कि अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना होता है, जीएम अपन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, सेंटर से डिस्टेंस, तो सरफेस से गहराई एच है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? आर माइनस एच। तो इस बार तो टर्म ऑलरेडी ऊपर है, इससे इस बार कोई बाइनोमियल थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार तो स्मार्ट ही कर सकते हैं, ठीक है? तो अंदर ग्रेविटी फील्ड के फॉर्मूले को सुंदर टाइप से लिखना है, तो होता है जो आर क्यूब है उसको आर स्क्वायर इंटू आर में ब्रेक कर सकते हैं ना? कोई पाप तो नहीं है ना? नहीं। सुंदर फॉर्म में जमाने के लिए आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर में ब्रेक करते हैं। तो जीएम अपन आर स्क्वायर को तो इधर ही रहने देते हैं, और एक आर जो है उसको आर माइनस एच के नीचे ले आते हैं, लिख सकते हैं ना? वही यस सर। वन अपन आर क्यूब को वन अपन आर स्क्वायर इंटू आर में ब्रेक करते हैं। तो बस अब आराम से बताओ कि अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना हो गया, बताओ। जीएम अपन आर स्क्वायर को तो सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड जी नॉट बोल सकते हैं, और इनको अगर अलग अलग करेंगे तो आर ओपन आर तो 1 माइनस एच ओपन आर, तो सरफेस से एच गहराई पर देखें तो ग्रेविटी फील्ड इतना होगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज है यार कि सरफेस से एच हाइट पर तो जो ग्रेविटी फील्ड का फॉर्मूला उसमें अप्रोक्सीमेशन लिए, इसलिए ये तो अप्रोक्सीमेट होगा, लेकिन एच गहराई पर ग्रेविटी फील्ड का जो फॉर्मूला लिया उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लिए, इसलिए तो एग्जैक्ट होगा। सही है ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो इन दोनों को ध्यान रखना, ठीक? मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, है ना? ढंग से सुनना और आगे दिमाग में छप जाना चाहिए, ठीक? तो याद रखना कि अगर सरफेस से बहुत ज्यादा हाइट और बहुत ज्यादा गहराई पर अगर ग्रेविटी फील्ड पूछे तब तो ये बेसिक फॉर्मूले लगाते हैं, लेकिन कई बार सरफेस से थोड़ी हाइट और थोड़ी सी गहराई पर ग्रेविटी फील्ड पूछता है, तो फिर ये अप्रोक्सीमेट वाले फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो याद रखना कि अर्थ की सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड मैक्सिमम होता है जी नॉट, इससे अगर थोड़ी सी हाइट पर देखें तो ग्रेविटी फील्ड अप्रोक्सीमेटली जी नॉट 1 माइनस 2h ओपन आर, और उससे थोड़ी सी गहराई पर देखें तो वहां ग्रेविटी फील्ड जी नॉट 1 माइनस एच ओपन आर था। अब देखो इसमें है ना, ध्यान देना कि इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना? तो कोई स्मार्ट पर्सन हो, ठीक है ना, कोई स्मार्ट पर्सन तो लॉजिकली बोल सकता है कि एच हाइट पर ग्रेविटी फील्ड जी नॉट 1 माइनस 2h ओपन आ रहे हैं, और एच गहराई पर ग्रेविटी फील्ड जी नॉट 1 माइनस एच ओपन आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाइट पर देखें तो ग्रेविटी फील्ड ज्यादा तेजी से घटता है और गहराई पर ग्रेविटी फील्ड धीरे धीरे घटता है। बोल सकते हैं ना? यस सर। ये तुम खुद बताओ यार कि एच हाइट पर ग्रेविटी फील्ड जी नॉट 1 माइनस 2h ओपन आ रहे हैं, मतलब ये हाइट के साथ साथ ग्रेविटी फील्ड ज्यादा तेजी से घटेगा, और गहराई पर ग्रेविटी फील्ड जी नॉट 1 माइनस एच ओपन आ रहे हैं, मतलब गहराई पर ग्रेविटी फील्ड धीरे धीरे घटेगा, और अर्थ की सरफेस से हाइट पे जाएंगे तो ग्रेविटी फील्ड तेजी से घटेगा, है ना? चलो तुमको एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछूं, ढंग से बताना। जैसे कि मान लेते हैं अर्थ है और अर्थ सरफेस से, है ना, मान लेते हैं अर्थ है और अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर गहराई पर देखने पर ग्रेविटी फील्ड सरफेस की कंपैरिजन में 1% घट रहा है, तो 10 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटी फील्ड सरफेस से कितना परसेंट घटेगा? 1%। मैं फिर पूछ रहा हूँ यार, जैसे अर्थ है और अर्थ से 10 किलोमीटर गहराई पर ग्रेविटी फील्ड 2%। सरफेस के कंपैरिजन में 1% घट रहा है, 2%। more than 1%. More than 1%. गहराई पर ग्रेविटी
ग्रेविटी फील्ड कितना परसेंट घटेगा? 2%। दिख रहा है ना कि अब 1 Yes, माइनस sir. एच ओपन आ रहे हैं, मतलब गहराई पर ग्रेविटी फील्ड धीरे धीरे घटता है, और 1 माइनस 2 एच ओपन आ रहे हैं, मतलब हाइट पर ग्रेविटी फील्ड डबल तेजी से घटता है। तो 10 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटी फील्ड सरफेस के कंपैरिजन में 1% घट रहा है, तो 10 किलोमीटर हाइट पर ग्रेविटी फील्ड 2% घटेगा। हो जाएगा? यस सर। तो सर एक डाउट है, नहीं पढ़ी उस टाइम पे, नहीं बताई थी क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक से कोई खास रिलेवेंट नहीं था, यहाँ बता दिया, नोट कर लेना। सर एक डाउट है कि अगर क्वेश्चन में हम लोग को जी नॉट का वैल्यू कुछ भी ना दिया हो तो 9.8 लेंगे कि 10 लेंगे? यार वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, बाकी ध्यान रखना कि जी की वैल्यू सरफेस पर एग्जैक्टली तो 9.8 होती है, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको 10 भी ले लेते हैं, तो चिंता मत करना, क्वेश्चन में क्लियरली दिया होगा। ओके सर। नोट करो, मैं 3 मिनट के लिए रुक रहा हूं, फटाफट करना। यस सर। यार बोर्ड पे भी क्लियर दिखता है ना सही से? यस सर। ठीक है, मैं फिर ऐसा करूंगा कि आगे की जो क्लासेस है वो बोर्ड पे ही लूंगा। थैंक यू सर। पहले तुम्हारा लॉकडाउन था, घर से बाहर निकलना भी अलाउ नहीं था। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का डिस्कशन फ्राइडे को करिएगा ना? नहीं, सैटरडे को। तो वो टेस्ट वाला डाउट कब पूछेंगे? टेस्ट के डाउट यस। चलो फिर मैं फ्राइडे को कर दूं, तब तक कर लोगे क्वेश्चंस? फिर मैं फ्राइडे को तक को करूंगा डिस्कशन, ये सैटरडे को फिर हम पेपर और वो सब कर लेंगे। यस सर। चलो जल्दी नोट कर लेना। हो गया सर। ये हटाओ ना। यस सर। सर हम लोग भी क्लास में आके बैठ जाए पीछे। हाँ बाबू आ जाओ। यार मैं डंडा हेलो, यस सर। यस सर। हटा दूं इसको यार? हटा दो सर। यस सर। किसी को भी आता हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना है। ले लिया सर। ये सबके स्क्रीनशॉट लेकर के
ग्रुप में शेयर कर देना। हाँ, आवाज आ रही है? सर आ रही है ना? चलो आगे बढ़ रहा हूँ यार, ध्यान से देखना। तो अभी हमने अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के बारे में पूरा पढ़ लिया, सॉरी, ठीक, तो फिर हमने अर्थ के ग्रेविटी फील्ड के बारे में सारी चीजें पढ़ ली, है ना। अब देखो, इसी पे बेस कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, इसको ध्यान से देखना, ठीक। कई बार ग्रेविटी फील्ड के क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशन से मिक्स करके पूछे जाते हैं, है ना, ध्यान से देखना, ठीक। तो देखो, मान लेते हैं कि अर्थ है जिसको सॉरी, ये मान लेते हैं अर्थ है, इसको यूनिफॉर्म सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मान रहे हैं। चलो, अर्थ का मास कैपिटल एम और अर्थ की क्या, अर्थ का मास कैपिटल एम और अर्थ की रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि अर्थ के डायमीटर के अलोंग बहुत पतली सी ग्रूव बनाते हैं, मतलब डायमीटर के अलोंग बिल्कुल नेग्लिजिबल साइज की कोई पतली सी ग्रूव बना देते हैं, ठीक है। और अर्थ के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर किसी छोटे से एम मास के पार्टिकल को हम छोड़ देते हैं। ठीक, तुम कॉमन सेंस से बताओ, है ना, कॉमन सेंस बताओ कि इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ये सेंटर की ओर जाएगा, सही है ना। यस यस सर। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण सेंटर की ओर जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, ऐसे ऑस्किलेट करेगा। तो बस हमको प्रूव करना है कि इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करके छोड़ दें, तो प्रूव करना है कि इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा और फिर इसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं ना इजीली, बस आराम से बताओ कि मोशन एसएचएम प्रूव करना है और इसका टाइम पीरियड निकालना है ना, तो उसके लिए बिल्कुल सेट तरीका बताया था, है ना, उसी तरीके से करेंगे, याद है ना। सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, फिर पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करते हैं, फिर डिस्प्लेस पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं और लास्ट में रिजल्टेंट फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शनल प्रूव करते हैं। वही सारी स्टेप, है ना, हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं। चलो सॉरी, स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखनी है, तो बताओ, उसके लिए कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं है ना, हमको अच्छे पता है कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड जीरो होता है तो इस पार्टिकल पर फोर्स भी जीरो होगा, सही बोला ना। तो हम लॉजिकली बोल सकते हैं, एक मिनट, तो लॉजिकली बोल सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी फील्ड जीरो होता है तो इस पार्टिकल पर फोर्स भी जीरो होगा। इससे बताओ, सिंपली सेंटर वाली पोजीशन ही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, तो सेंटर वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम हो गई। उसके बाद देखो, इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से x जितना स्मॉल डिस्प्लेस करना है, तो चलो ऐसा करते हैं कि इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से x जितना स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया। आवाज आ रही है ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन देख ली, फिर इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से x जितना स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया। अब हम डिस्प्लेस पोजीशन में इस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे। तो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि अर्थ स्फेरिकल तो है लेकिन ये पार्टिकल स्फीयर के अंदर है, इससे इस बार ग्रेविटेशन फोर्स के लिए Gm1m2 अपन r² नहीं लगा सकते, उसके बदले QE मतलब mg लगाना पड़ेगा, सही बोला ना। यस सर। तो ध्यान रखना कि पार्टिकल अगर पार्टिकल अर्थ के बाहर होता तब तो ग्रेविटेशन फोर्स के लिए
gm1m2 अपन r स्क्वायर लग जाता, लेकिन अभी ये पार्टिकल अर्थ या स्फीयर के अंदर है, तो इस बार इस पर फोर्स gm1m2 अपन r स्क्वायर नहीं लगा सकते, तो इस बार इस पर फोर्स qe के सिमिलर m इंटू g। तो बताओ m तो इस पार्टिकल का मास और g होगा अर्थ के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड। तो तुम बताओ कि अर्थ या इस सॉलिड स्फीयर के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना होगा, बताओ। gm अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r की जगह x। सही बोला ना? हेलो, बस इक्विलिब्रियम देख लिया, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस पोजीशन पर नेट फोर्स देखना है तो हमको पता है कि बताओ इस, है ना, डिस्प्लेस पोजीशन पे इस पार्टिकल पर नेट फोर्स हमेशा डिस्प्लेस पोजीशन पर इस पर नेट ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर होगा, और इस बार ग्रेविटेशन फोर्स QE के सिमिलर m इंटू जी, तो m इंटू जी अर्थ के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड gm अपन r क्यूब इंटू x। अब बताओ, अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्टेंट फोर्स को x के प्रोपोर्शनल प्रूव करेंगे। तो बताओ इस बार तो कोई भी जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं, बताओ इस बार तो रिजल्टेंट फोर्स ऑलरेडी x के प्रोपोर्शनल आ गया। सही है ना? हेलो, कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार रिजल्टेंट फोर्स ऑलरेडी x के प्रोपोर्शनल आ गया, तो बताओ x के साथ क्या आएगा, बताओ gm स्मॉल m अपन r क्यूब इंटू x। बस डिस्प्लेस पोजीशन पे रिजल्टेंट फोर्स निकाल लिया, और बताओ इस बार लकीली रिजल्टेंट फोर्स x के ऑलरेडी प्रोपोर्शनल आ गया, तो बस रिजल्टेंट फोर्स x के प्रोपोर्शनल आ गया, मतलब ठप्पा लग गया कि मोशन ऐसे चले। अब साइन के साथ, तो बता साइन के साथ प्लस लिखेंगे या माइनस? माइनस। माइनस। बताओ इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस तो आगे किया था और फोर्स पीछे लग रहा है ना, तो बताओ ये रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट x के अपोजिट है, अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस। तो बस आराम से बताओ कि डिस्प्लेस पोजीशन में रिजल्टेंट फोर्स x के प्रोपोर्शनल भी आ गया और अपोजिंग भी आ गया, मतलब कंफर्म है कि इस पार्टिकल का मोशन एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, बस अब इसका टाइम पीरियड निकालना है, तो आराम से बताओ कि बताओ टाइम पीरियड निकालने के लिए इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब f इक्वल टू माइनस kx से कंपेयर करेंगे। ठीक है ना? हेलो, तो टाइम पीरियड के लिए इसको एसएचएम के स्टैंडर्ड इक्वेशन f इक्वल टू माइनस kx से कंपेयर करेंगे, तो इसमें k का काम कौन करेगा, gm स्मॉल m अपन r क्यूब करेगा। तो इस पार्टिकल के ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, बताओ, सिंपली 2 पाई रूट m बाय k। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, 2 पाई रूट m। तो इस ऑस्किलेट करे पार्टिकल का मास अपन k का काम कौन कर रहा है, बताओ, gm स्मॉल m अपन r क्यूब ये कर रहा है। बताओ स्मॉल m से स्मॉल m कैंसल, तो इसका टाइम पीरियड कितना आ गया अपने पास, 2 पाई रूट r क्यूब अपन gm। सही है ना? हेलो, यस सर। तो इसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड इतना आ गया। टाइम पीरियड आ गया तो इसके भाई बहन फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। कोई फ्रीक्वेंसी पूछे तो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का उल्टा होता है, तो वो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई रूट gm अपन r क्यूब। और इसी का एक और भाई होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा n, वो भी निकाल सकते हो। बताओ एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा n पूछे तो टाइम पीरियड को खोल करके क्या लिख देंगे, 2 पाई बाय ओमेगा n। तो बताओ इससे ओमेगा n मतलब इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, रूट gm अपन r क्यूब ही आ जाएगी। सही है ना? हेलो, यस सर। एक और छोटी चीज मैं लिख देता हूं कि इसके ऑस्किलेशन का टाइम पीरियड उन्होंने निकाल लिया, कितना आ गया, 2 पाई रूट r क्यूब अपन gm आ गया ना। कई बार हमको पूछता है कि टाइम पीरियड सरफेस पर जो ग्रेविटी फील्ड जी नोट है उसकी फॉर्म में निकालना है, तो उसकी फॉर्म में भी निकाल सकते हो ना। हेलो, हाँ सर। इसकी फॉर्म में निकाल सकते हो। बताओ टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई रूट r क्यूब अपन gm है ना। तो r क्यूब को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, r इंटू आर स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं। और बताओ r स्क्वायर को नीचे ट्रांसफर कर सकते हैं ना। यस सर। तो नीचे ट्रांसफर करेंगे तो अब टाइम पीरियड 2 पाई रूट, ये r तो ऐसे ही रह गया, और r स्क्वायर को नीचे ले आएंगे तो gm अपन r स्क्वायर, और gm अपन कैपिटल R स्क्वायर सरफेस पर ग्रेविटी फील्ड जी नोट होता है, तो टाइम पीरियड 2 पाई रूट r बाय जी नोट ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये छोटी मोटी चीजें खुद को हैंडल करने आनी चाहिए, कर लोगे? यस सर। कई बार पूछता है कि जब ये पार्टिकल अर्थ के सेंटर से गुजरेगा तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी,
तो कर सकते हो ना, तुम खुद बताओ कि इस बार पार्टिकल पूरी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो बताओ जब ये सेंटर पर है मीन पोजीशन से पास होगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, ओमेगा इनटू ए। तो ओमेगा इनटू इतना है और ए इसका एम्पलीट्यूड, मतलब जितने डिस्टेंस से छोड़ा है वही उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो इससे मैक्सिमम स्पीड भी निकाल सकती हो। सही लिखा है ना? यस सर। हाँ, तो ये कर लिया। ठीक, अब देखो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया, आई थिंक एचसी वर्मा की बुक में दे रखा है क्वेश्चन, है ना? तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई किया गया है, तो ध्यान से देखना, केयरफुल है, ठीक है ना? इसमें पहले क्वेश्चन बोल देता हूं। तो देखो इस बार भी मान लेते हैं कि इस बार भी मान लेते हैं कि अर्थ है जिसका मास m, रेडियस r, और इस बार भी अर्थ को यूनिफॉर्म डेंसिटी का सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट मानना है। ठीक, चलो अर्थ का सेंटर है जिसको मैं O बोल देता हूँ। ठीक, अब देखो ये जो क्वेश्चन था उसमें तो डायमीटर के लोग पतली सी ग्रूव बनाई थी, लेकिन इस बार हमने डायमीटर के लोग नहीं, कॉर्ड के लोग पतली सी ग्रूव बनाई है, दिख रहा है ना? यस सर। तो उधर डायमीटर के लोग बनाई थी, लेकिन इस बार कॉर्ड के लोग कोई पतली सी ग्रूव बना दी है। ठीक, हाँ, है ना? इस बार कॉर्ड के लोग पतली सी ग्रूव बना दी, और इस ग्रूव में भी m मास का कोई छोटा सा पार्टिकल है ना? बस इस बार भी पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है। तो तुम खुद बताओ कि इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो पार्टिकल पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, ऑसिलेट करेगा। तो बस इस बार भी हमको प्रूव करना है कि इसका मोशन, फिर हमको चेक करना है कि इस बार इसका मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा या कठिन हार्मोनिक, और अगर इसका मोशन एसएचएम हो तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा वो देखना है। तो तब घबराते नहीं, इसको कर सकते हैं ना? हेलो, यस सर। इसको कर सकते हैं, वही अपनी जो रटी रटाई स्टेप्स है उसी से करेंगे, है ना? तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है यार कि मोशन एसएचएम चेक करना है, तो वही तरीका कि सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखेंगे, फिर इक्विलिब्रियम से स्मॉल डिस्प्लेस करेंगे, फिर डिस्प्लेस पोजीशन पर रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे और रिजल्टेंट फोर्स को एक्स के प्रोपोर्शन लाएंगे, है ना? वही सारी स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हैं। तो तुम बताओ कि इस बार पार्टिकल बेचारा इस ग्रुप के अंदर ही मूव कर सकता है, तो तुम बताओ कि जब पार्टिकल इस क्लोजेस्ट पोजीशन पर होगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। सही बोला ना? यस सर। तुम बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल इस क्लोजेस्ट पोजीशन पर होगा यही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। चलो तुम फीलिंग से बताओ, है ना? इंसानों के टाइप से सोच के बताओ कि जब ये पार्टिकल क्लोजेस्ट पोजीशन पर होगा तो अर्थ के कारण सेंटर पर ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा, लेकिन ये ग्रेविटेशन फोर्स सरफेस के अलोंग नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो ये है ना, इस पोजीशन पर एक ग्रेविटेशन फोर्स मूव नहीं कर पाएगा, ये तो केवल सरफेस को दबाने के काम में आएगा, या तुम्हारे पढ़े लिखों की लैंग्वेज बोले तो ये नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा। सही है ना? बिल्कुल कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि जब पार्टिकल क्लोजेस्ट पोजीशन पर होगा तब भी उस पर ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा, लेकिन इस पोजीशन पर ग्रेविटेशन फोर्स पूरी तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस को दबाने के काम में आएगा या नॉर्मल रिएक्शन से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ग्रेविटेशन फोर्स, इस पोजीशन पर ग्रेविटेशन फोर्स का कोई भी कंपोनेंट मूव नहीं करा पाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस बार जो क्लोजेस्ट पोजीशन है ना, इस बार क्लोजेस्ट वाली जो पोजीशन है वही इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन होगी। तो बस सबसे पहले इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना था, तो कॉमन सेंस से बता दिया कि जो क्लोजेस्ट वाली पोजीशन होगी वही इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। फिर इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से x जितना स्मॉल डिस्प्लेस करना है ना? इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम से x जितना स्मॉल डिस्प्लेस करना है, तो चलो इसको इक्विलिब्रियम से x जितना स्मॉल डिस्प्लेस कर दिया है। फिर डिस्प्लेस पोजीशन में इस पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे, है ना? तो तुम कॉमन सेंस से बताओ, एक कॉमन सेंस बताओ कि डिस्प्लेस पोजीशन में भी इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो अर्थ के सेंटर की ओर एमिंग होगा। सही बोला ना? यस सर। तो बोल सकते हैं कि बोल सकते हैं कि डिस्प्लेस पोजीशन में भी इस पार्टिकल पर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा वो अर्थ के सेंटर की ओर होगा। और तुम बताओ, ये मैं इधर लिख देता हूं ना कि डिस्प्लेस पोजीशन पर भी इस पे ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा जो अर्थ के सेंटर की ओर एमिंग होगा। और तुम खुद बताओ कि अभी भी पार्टिकल अंदर है ना? अभी पार्टिकल अर्थ या स्फीयर के अंदर है, इसलिए अभी भी ग्रेविटेशन फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यू ई के सिमिलर mg।
तो इस इंस्टेंट पर ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा बताओ? m तो इस पार्टिकल का मास और g होगा अर्थ के कारण इस अंदर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये जो पॉइंट है ना, इसकी अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस में r बोल लेता हूं, सही है ना? यस सर। तो इस पोजीशन पर ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के सेंटर की ओर होगा और कितना होगा? mg। तो m तो इसका मास और g होगा अर्थ के कारण अंदर ग्रेविटी फील्ड कितना होता है? gm अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r। ये हो गया। तो बस डिस्प्लेस पोजीशन पर इसका ग्रेविटेशन फोर्स निकालिए। चलो अब तुम फीलिंग से बताओ कि बताओ इस बार ये ग्रूव है ना, तो इस बार पूरा पूरा ग्रेविटेशन फोर्स मूव कराएगा या इसका एक कंपोनेंट ही मूव कराएगा? कंपोनेंट। कंपोनेंट ही मूव कराएगा, है ना? तो हमको पता है कि बता इस बार बेचारा इस ग्रूव के लोग मूव करने के लिए रिस्ट्रिक्ट है ना, कोई इधर थोड़ी मूव कर सकता है। तो बस साफ साफ बोल सकते हैं कि इस बार पूरा पूरा ग्रेविटेशन फोर्स मूव नहीं कराएगा, ग्रेविटेशन फोर्स का इस ग्रूव के अलोंग जो कंपोनेंट है वही मूव कराएगा, है ना? तो बस ग्रेविटेशन फोर्स के कंपोनेंट कर लेंगे। चलो आसानी के लिए इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ग्रेविटेशन फोर्स का एक कंपोनेंट तो इस ग्रूव के अलोंग और एक ग्रूव के परपेंडिकुलर। चलो तुम कॉमन सेंस से बताओ कि ग्रेविटेशन फोर्स Fg है और इसके साथ एंगल बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? Fg cos थीटा। और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट Fg sin थीटा। चलो स्मार्टली बताओ कि इसमें मूव कराने वाला फोर्स कौन सा होगा? तो बिल्कुल इंसानों की लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इसमें जो Fg sin थीटा कंपोनेंट है तो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वो तो इस ग्रूव की सरफेस को दबाने का काम करेगा, या पढ़े लिखों की लैंग्वेज में बोले तो नॉर्मल डायरेक्शन से कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये ग्रेविटेशन फोर्स का जो Fg cos थीटा कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट ग्रूव के अलोंग है, तो यही कंपोनेंट मूव कराएगा और यही कंपोनेंट इसको इक्विलिब्रियम की ओर ले जाएगा। तो बस आराम से बताओ कि डिस्प्लेस पोजीशन में इक्विलिब्रियम की ओर ले जाने वाला फोर्स कौन सा होगा? Fg cos थीटा। सही लिखा है ना? यस सर। Yes, sir. कि डिस्प्लेस पोजीशन में इक्विलिब्रियम की ओर ले जाने वाला फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स Fg cos थीटा होगा। तो Fg तो कितना है? m इंटू gm अपन r क्यूब इंटू स्मॉल r है। Fg तो इतना है इंटू cos थीटा। बताओ ये एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होगा? बेस बाय हाइपोटेनस। तो तब बेस का काम तो कौन कर रहा है? x। अपन हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है? स्मॉल r। सही बोला ना? यस सर। तो Fg तो cos थीटा बेस बाय हाइपोटेनस ये हो गया। बस अब मैथमेटिक्स की माया है कि सॉल्व करने पर बताओ r से r कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ r से r कैंसिल हो जाएगा तो डिस्प्लेस पोजीशन में इक्विलिब्रियम की ओर ले जाने वाला रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया? gmm अपन r क्यूब इंटू x ही आ गया। सहयोग से रिस्टोरिंग फोर्स इसके बराबर ही आ गया। ये तो मैथमेटिक्स की माया है, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो डिस्प्लेस पोजीशन पर इक्विलिब्रियम की ओर ले जाने वाला रिजल्टेंट फोर्स इतना आ गया। चलो शक्ल देखते बताओ कि इस बार भी रिजल्टेंट फोर्स ऑलरेडी x के प्रोपोर्शन आ गया, तो हमको और कोई जोड़ तोड़ करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? यस सर। तो रिजल्टेंट फोर्स x के प्रोपोर्शन आ गया। साइन के साथ प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो इसको डिस्प्लेस आगे की ओर किया था और रिजल्टेंट फोर्स पीछे है, तो रिजल्टेंट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, इससे माइनस। तो बस रिजल्टेंट फोर्स x के प्रोपोर्शनल भी आ गया, अपोजिंग भी आ गया, मतलब ठप्पा लग गया कि इसका मोशन SHM होगा। टाइम पीरियड निकालना है तो उसके लिए इसको SHM की स्टैंडर्ड इक्वेशन F इक्वल टू माइनस kx से कंपेयर करेंगे। तो k का काम कौन करेगा? gmm अपन r क्यूब। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2 पाई रूट m बाई k। तो 2 पाई रूट m तो ऑस्किलेट करे पार्टिकल का मास, और k का काम कौन करेगा? gm स्मॉल m अपन r क्यूब। m से m कैंसिल हो गया, तो इससे टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 पाई रूट r क्यूब बाय gm वही हो गया। तो संयोग से दोनों का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन है ना, इसमें मैथमेटिक्स से आ रहा है, जो भी आ रहा है वो कर लोगे ना? हेलो, Yes, sir. तो इजीली कर सकते हो, नोट कर लेना। सर क्वेश्चन क्वेश्चन है बस इतना लिख देना, बहुत शॉर्ट में लिखना। इफ अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, if a particle of mass small m is displaced slightly from its equilibrium position, if the particle of mass small m is slightly displaced from its
equilibrium position. Then prove that its motion will be SHM. Again, if the particle of mass m is displaced slightly from its equilibrium position, then prove that its motion will be SHM. Prove that its motion will be SHM. और आगे लिखना also find its time period. Also find its time period. नोट करो, ये 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फटाफट करना. टाइम हो गया सर. सर का नहीं हुआ है भाई. सीतांशु. 8:30 बजे तो कोई फोन ही सीतांशु. खराब है तुम्हारा। क्योंकि देश संकट में है। सर सर हम लोग भी आ सकते हैं रेस्टोरेंट, कभी पीछे बैठ जाएंगे। क्लास में यस सर। तुम क्या कोटा में ही हो क्या अभी? यस सर, बगल में ही है सर। सर मैं भी हूँ कोटा में. अभी तो अलाउ नहीं मैं भी कोटा में हूँ. अभी तो अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन शायद जुलाई से अलाउ कर देंगे। सर आपको बहुत दिन बाद देखे, अच्छा। तो ये कितना हो गया? 6:15 हो गए क्या? अगली क्लास है क्या तुम्हारी? यस सर. छोटी चीज में बोल रहा हूँ यार। हेलो हाँ सर। मैं जस्ट 2 मिनट ही ले रहा हूँ कि ये ग्रेविटी फील्ड पे बेस्ड हमने सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए ना। उसके बाद देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जैसे ग्रेविटी फील्ड में ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, वैसे ही ग्रेविटी फील्ड में ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ये सारा मैंने करा दिया था ना। यस सर. तो जस्ट 15 मिनट का रहा है, तो 15 मिनट का एक छोटा सा रिकॉर्डेड वीडियो में भेज दूंगा, तो उससे कर लोगे यार? यस सर कर लेंगे. जस्ट 15 मिनट का ही है, तो तुम्हारी क्लास में फिर लेट हो जाएगा। ये तो मैं भेज दूंगा, ठीक है जिसको क्लास में पढ़ा है वही सब है ना? तो अगली क्लास में मैं ग्रेविटेशन का आगे से स्टार्ट करूंगा, जो नया पार्ट है, जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं पढ़ा है वहां से। तो 15 मिनट का थोड़ा सा पार्ट बचा है, वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो की फॉर्म में भेज दूंगा, क्योंकि फिर अगली क्लास में तुम लेट हो जाओगे। तो मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि मेरे लिए तुमको अगली क्लास में लेट करूं। चलो बाय प्लीज, सर. किसी को आता हो तो यार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। थैंक यू सर. ले लिया सर। ले लिया. ठीक है, तो जो भी स्क्रीनशॉट लिए एक बार क्रम से अपने ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि किसी का कुछ छूट गया हो तो वो कर ले। हेलो सर. थैंक यू सर. बाय सर. हो गया बात. जय हिंद सर। हेलो सर. हेलो नमस्कार मित्र। सर. हेलो. सर 15 मिनट का भेजना सर लेक्चर। हेलो सर. हेलो. बोलो बोलो, आज बोल दो तुम।